Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about prohibition on liquor, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो ये जो करंट आर्टिकल है इसमें बात की गई है अबाउट प्रोहिबिशन इम्पोज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन 2016। उसके 10 साल पूरे हुए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोहिबिशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका एक असेसमेंट पब्लिश हुआ है। तो देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, पहले समझते हैं प्रोहिबिशन ऑन लीकर का क्या इम्पैक्ट आया है एंड देन विल सी इन जनरल एज वेल कि बाकी स्टेट्स में कहाँ कहाँ प्रोहिबिशन है और उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ा है। तो अ रिसेंट स्टडी असेस्ड इम्पैक्ट ऑफ बिहार अल्कोहल प्रोहिबिशन, मेनली इसमें फोकस किया गया है ऑन वीमेन वेलफेयर कि वीमेन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अल्कोहल प्रोहिबिशन में करने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा होती है, जो सबसे बड़ा जो गोल होता है वो यही होता है कि वीमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कम हो, उनका हरासमेंट कम हो, क्योंकि अल्कोहलिज्म के बाद इन जनरल इस तरह के इंस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो स्टडी है इसमें रिपोर्ट किया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ लीकर या अल्कोहल के कारण एटीट्यूड टुवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा सा पॉजिटिवली बदला है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस स्टडी में ये भी बोला गया है कि अल्कोहल पे प्रोहिबिशन लगाने से जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है वो नहीं बदला है। ऐसा नहीं है कि विमेन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ने लगा है और विमेन को पैरिटी स्टेटस दी जा रही है समाज में, ऐसा नहीं है। हाँ, शियर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थोड़े कम हुए हैं बट पैट्रियार्कल एटीट्यूड परसिस्ट। जैसे अभी भी women are expected to take permission from their husband before going outside the household. Still, women are considered to be the primary caretaker of children and old age people. It is a belief that wife should always obey her husband. इस तरह के माइंडसेट में, पैट्रियार्कल माइंडसेट में कोई कमी नहीं आई है बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन ऑन लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस कारण से जो स्टडी है ये कहता है कि प्रोहिबिशन का कुछ पॉजिटिव सोशल आउटकम जरूर है, बट अल्कोहल प्रोहिबिशन अलोन कैन नॉट एलिमिनेट डीपली रूटेड जेंडर इनइक्वालिटीज। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसए में या जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में। अगर कोई आर्ग्यूमेंट आप लिख रहे हैं तो कि इस तरीके के बैंडेड सॉल्यूशन से कि अल्कोहल को बैन कर दो या डोमेस्टिक वायलेंस के कानून को और स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करो, इससे हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाए जरूर, लेकिन विमेन को पैरिटी स्टेटस मिले, पैट्रियार्की समाज में कम हो, वो थोड़ा कठिन है। उसके लिए एटीट्यूडनल चेंज पे काम करना होगा। तो इसका आर्गुमेंट, आप ये आर्गुमेंट एथिक्स पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं एटीट्यूड पे प्रश्न हो तो। इन जनरल अब बात करते हैं प्रोहिबिशन और लीकर की। देखिए, At entry 51 in the state list makes alcohol for human consumption a matter of state list। मतलब इस पे स्टेट से ही कानून बना सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहल के ऊपर प्रोहिबिशन इम्पोज किया हुआ है, जैसे कि गुजरात, बिहार सरकार एंड नागालैंड। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने पार्शियल बैन किया हुआ है, जैसे लक्षद्वीप एंड मणिपुर। मतलब वहां पे कुछ एक सेलेक्टेड जगहों पे लीकर सर्व किया जाएगा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट इन जनरल पब्लिक प्लेसेस पे कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है लीकर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल बैन। वाइल देयर आर आल्सो सम स्टेट्स लाइक हरियाणा, तमिलनाडु, केरला या इवन मिजोरम who have implemented prohibition on liquor in the past but they have abolished it because of its ineffectiveness। मिजोरम के अंदर भी पहले प्रोहिबिशन था, कंप्लीट प्रोहिबिशन था लीकर के ऊपर, लेकिन अब धीरे धीरे उस प्रोहिबिशन को रिड्यूस किया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट प्रोहिबिशन इम्पोज किया है, कुछ ऐसे हैं जहां पे पार्शियल प्रोहिबिशन, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रोहिबिशन किया था, अब वो प्रोहिबिशन को लिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, लीकर के ऊपर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन
प्रोहिबिशन लगाने के पीछे क्या क्या पॉजिटिव गोल्स हैं या क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लीकर पे प्रोहिबिशन प्रपोज किया जाता है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अल्कोहल कंजम्पशन से 200 से भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं इंसान को। इसमें से भी ज़्यादातर बीमारियां लीवर या किडनी संबंधित होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। साथ ही साथ ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो धीरे धीरे कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि अल्कोहल को प्रोहिबिट करे। तो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और अल्कोहल के कंजम्पशन को रिमूव करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है एज पर डीपीएसपी आर्टिकल 47। लीगल प्रोहिबिशन से जेंडर वायलेंस भी कम होता है। जैसे बिहार के अभी रिसेंट स्टडी में ही हमने देखा कि लीकर प्रोहिबिशन से जेंडर रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस कम हुए हैं, क्राइम भी कम होता है क्योंकि बहुत सारे क्राइम जो हैं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन ऑन लीकर। इकोनॉमिक स्ट्रेस भी हाउस होल्ड्स पे कम होता है क्योंकि बहुत बार कुछ परिवार में कुछ लोग हेविली एडिक्टेड हो जाते हैं अल्कोहलिज्म के, फिर वो घर का बहुत सारा सेविंग्स कमाई लीकर पे खर्च करते हैं और परिवार के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेस बिल्ड होता है और बाकी फैमिली के जो बच्चे हैं या विमेन हैं उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं होता। बट देयर आर सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ लीकर। एक आर्ग्यूमेंट तो थोड़ा सा मोरल लेवल पे है। इट इज मैटर ऑफ राइट टू चॉइस। भाई किसी को शराब पीनी है तो पीने देना चाहिए। स्टेट शुड नॉट एक्ट इन पैटर्नलिस्टिक मैनर। सरल भाषा में कहें तो स्टेट को पेरेंट्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नो नो अल्कोहल कंज्यूम मत करो, सिगरेट मत पियो। स्टेट शुड जस्ट फुलफिल इट्स ड्यूटी। उसका काम है लोगों को सर्व करना, बेसिक पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करना। इट शुड नॉट एक्ट एज पेरेंट्स। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। एक आर्गुमेंट तो ये आता है, एथिक्स पेपर में इसका इस आर्गुमेंट का ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इकोनॉमिक लॉस का मामला आता है क्योंकि लीकर इंडस्ट्री से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। तीसरा, जिन स्टेट्स में लीकर को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है वहाँ पे बूट लेगिंग की समस्या देखी जाती है, मतलब लीकर की स्मगलिंग की समस्या देखी जाती है। वहाँ पे लीकर माफिया जनरली पनपने लगते हैं और कई सारे स्टेट्स जिन्होंने लीकर प्रोहिबिशन लगाया बाद में उसको विड्रॉ भी कर लिया जैसे कि हरियाणा, वहाँ पे ये माइंडसेट है कि ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है, इससे विमेन वोटर्स बहुत खुश होती हैं और विमेन वोटर्स का वोट मिल जाता है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है लेकिन इसका ग्राउंड बेनिफिट कम होता है क्योंकि जिस मकसद से लीकर पे प्रोहिबिशन लगाया जाता है कि हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना हो, वो मकसद पूरा नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लीकर कंज्यूम करना चाहते हैं वो फिर लोकल लीकर्स जिसको हम लोग हूच कहते हैं वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और लोकल लीकर्स बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखे हुए प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उस कारण से उनको कंज्यूम करने से ज़्यादा नुकसान होता है और कई केसेस में तो डायरेक्ट इमीडिएट डेथ होती है। तो हुज कंजम्पशंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म है कि जुडिशियल बर्डन बढ़ जाता है जब लीकर प्रोहिबिशन होता है। तो कई सारे छोटे मोटे केसेस कि सर इसने शराब पी थी, इसके यहाँ पे ये शराब मिली, ये मामले होते हैं। कभी कभार तो अनड्यू हैरासमेंट बाय ऑफिशियल्स के भी मामले सामने आते हैं, रेंट सीकिंग के भी मामले सामने आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे भी केसेस हैं जहां पुलिस ऑफिसर्स खुद ही कुछ शराब के बॉटल्स लेकर के जाते हैं और किसी के घर में रख देते हैं और फिर उस इंसान को कब अरेस्ट कर लेते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ शराब मिली है। तो इस तरह के रेंट सीकिंग टेंडेंसीज भी बढ़ जाती हैं। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए कि हमें कंप्लीट प्रोहिबिशन से बचना चाहिए। स्टेट्स को कंप्लीट प्रोहिबिशन से बचना चाहिए क्योंकि कंप्लीट प्रोहिबिशन करोगे तो हुज ट्रेजिडी की समस्या, बूट लेगिंग की समस्या, इकोनॉमिक लॉस, ये सब होगा और कहीं ना कहीं पब्लिक का राइट टू चॉइस भी हैम्पर हो रहा है। आपको रेगुलेटेड तरीके से अल्कोहल इंडस्ट्री को चलने देना चाहिए लेकिन इंश्योर करना चाहिए कि अल्कोहल इंडस्ट्री से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका इस्तेमाल किया जाए फॉर डी एडिक्शन पर्पस, अल्कोहल के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने में
ताकि यंगर जनरेशन उसके तरफ इन्फ्लुएंस ना हो, और जो ऑलरेडी उससे एडिक्टेड है उसको डी एडिक्ट करने में उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। दैट कुड बी लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। जो डायरेक्ट प्रोहिबिशन है ना, यहाँ पे एक सिंपल एजम्पशन है कि अगर हम शराब बेचने नहीं देंगे तो लोग शराब पीना बंद कर देंगे। दिस एजम्पशन इज वेरी सिंपलिस्टिक, बट दुनिया इतनी सिंपल है नहीं। जब आप डायरेक्टली शराब बेचना बंद करोगे तो लोग अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, दूसरे स्टेट्स से जा करके स्मगलिंग करके लाएंगे, बूट लेगिंग जिसको कहते हैं, या हुच कंजम्पशन शुरू कर देंगे। सो इस कारण से वी नीड टू हैव मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन ऑर्डर टू डू अवे विद द social evil of liquor consumption, but for that we need to develop a comprehensive step by step plan. इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। A mains question on this particular topic, attempt this question on the basis of discussion we had. Next topic is about verve 101, one time gene editing therapy, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. ये टॉपिक को समझने से पहले LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जब ये LDL का कंसंट्रेशन हमारे आर्टरीज के अंदर बढ़ जाए, LDL लेवल यानी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे आर्टरीज के अंदर बढ़ने लगते हैं, तो ये इस तरीके से प्लेक के फॉर्म में आर्टरीज के अराउंड, आर्टरीज के वॉल के अराउंड इकट्ठा होने लगते हैं, और इस कारण से ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो बेसिकली नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर किसी इंसान के बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगे, तो वो मेनली बैड कोलेस्ट्रॉल प्लेक के फॉर्म में जमा होता है अराउंड आर्टरीज ऑफ द ब्लड, और जब आर्टरीज जो हैं वहां पे प्लेक इकट्ठा होने लगता है, तो ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक की समस्या आती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप को अराउंड द आर्टरीज प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट या पॉपुलर दवाई है वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। दूसरा है एजेमटीमाइब। एजेमटीमाइब में क्या होता है कि लीवर तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन को रिड्यूस कर दिया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन। तो स्टैटिन्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। लीवर पे ये इम्पैक्ट करता है स्टैटिन, जिससे लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करे ही ना, या कम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करे, ये बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। अब करंट न्यूज़ ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने एक नया जीन एडिटिंग मेथड डेवलप किया है, जिसमें एक बार हमें इंट्रावेनस इन्फ्यूजन लेना है इस तरीके का, और ये जो वर्व 102 इंट्रावेनस इन्फ्यूजन किया जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी में डाला जाएगा। ये वेन 102 लिक्विड जो है वो हमारे लीवर पे पहुंचता है, और लीवर पे जीन एडिटिंग करता है, लीवर सेल्स की जीन एडिटिंग करता है। जीन एडिटिंग मतलब देखिए, जीन होता क्या है? DNA का वो हिस्सा, हमारे अलग अलग बॉडी सेल्स के अपने DNAs हैं, तो लीवर सेल्स के भी अपने DNAs हैं। DNA का वो हिस्सा जो एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, उसको कहा जाता है जीन्स। तो हमारा लीवर जो है उसका DNA है, उसके लीवर सेल से हैं, लीवर सेल्स से बना है लीवर। लीवर सेल्स के अंदर DNA है, DNA के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके का जीन होता है। लीवर DNA में स्पेसिफिक तरीके का जीन होता है, इसको कहा जाता है PCSK9 जीन। ये PCSK9 जीन के इंस्ट्रक्शन से ही रिलीज होता है PCSK9 प्रोटीन। तो लीवर के अंदर लीवर सेल्स के अंदर PCSK9 जीन, PCSK9 जीन से प्रोड्यूस होता है PCSK9 प्रोटीन। ये जो PCSK9 प्रोटीन होता है वो अलाउ करता है मोर एंड मोर LDL रिसेप्टर्स ऑन द लीवर सेल। तो जितना ज्यादा PCSK9 प्रोटीन होगा, उससे क्या होता है कि इट अलाउज मोर एंड मोर LDL रिसेप्टर्स।
तो एक बार यहां पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। देखिए, वर्व 102 इज वन टाइम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, वेन्स के थ्रू इन्फ्यूज किया जाएगा। ये वर्व 102 लिक्विड पहुंचेगा हमारे लीवर सेल के पास एंड वहां पे इट एक्ट्स ऑन पीसीएस K9 जीन्स। पीसीएस K9 जीन्स के ऊपर वो एक्ट करता है और पीसीएस K9 जीन्स को स्विच ऑफ कर देता है, स्विच ऑफ, एंड दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ पीसीएस K9 प्रोटीन। और जब पीसीएस K9 प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इट अलाउज मोर एंड मोर एलडीएल रिसेप्टर्स टू रिमेन एक्टिव ऑन लीवर सेल, क्योंकि हमारा जो लीवर सेल है उस पे कई सारे इस तरीके के रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स कहते हैं। ये तभी काम करते हैं जब पीसीएस K9 प्रोटीन कम हो। तो जब पीसीएस K9 प्रोटीन का प्रोडक्शन कम कराता है वर्व 102, तो एलडीएल रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब एलडीएल रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो फिर हमारा जो लीवर है वो कैप्चर करने लगता है बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को, और इस कारण से ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं मिलते हैं। तो फिर से समझते हैं, पीसीएस K9 जीन लीवर सेल्स में होता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ पीसीएस K9 प्रोटीन। अब नॉर्मली क्या रहता है कि हमारे लीवर सेल्स पे लगे रहते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स, दे एक्ट लाइक कैचर्स एंड दे रिमूव एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। लेकिन ये जो पीसीएस K9 प्रोटीन होता है इट डिस्ट्रॉयज दीज एलडीएल रिसेप्टर्स। एलडीएल रिसेप्टर्स को ठीक से काम नहीं करने देता ये पीसीएस K9 प्रोटीन। तो सरल सी बात है, अगर हम पीसीएस K9 प्रोटीन को प्रोड्यूस ना होने दें, एलडीएल रिसेप्टर्स अच्छे से काम करेंगे, और एलडीएल रिसेप्टर्स अच्छे से काम करेंगे तो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हमारे ब्लड वेसल में कम मिक्स होगा, और ब्लड वेसल में कम मिक्स होगा तो प्लेक्स कम बनेंगे आर्टरीज के अराउंड, आर्टरीज के अराउंड प्लेक्स कम बनेंगे तो फिर स्ट्रोक्स वगैरह नहीं आएंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा। सो जनरली जो दवाइयां भी ली जाती हैं प्लेक्स को प्रिवेंट करने के लिए, स्टैटिन्स, इसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन उससे बेहतर ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है, वर्व 102, वन टाइम इंट्रावेनस सॉल्यूशन है ये। पीसीएस K9 प्रोटीन के रिलीज को रोक देगा या कम कर देगा, उससे एलडीएल रिसेप्टर्स ऑन लीवर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और एलडीएल को वो कैप्चर कर लेंगे। इस तरीके से इट विल वर्क। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रिक्स अपोजेस यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको कोलोक्युअली कार्बन बॉर्डर टैक्स भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार दुनिया में इंप्लीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन ने। अब यूरोपियन यूनियन देशों में कोई भी दूसरा देश अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यूरोपियन यूनियन के देश देखते हैं कि उस सामान को प्रोड्यूस करते वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की गई है, क्या उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, या कोल बर्न करके ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिलीज करके उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया और उस इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया है। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो उस केस पे यूरोपियन देश उस सामान पे यूरोपियन देश एडिशनल टैरिफ लगाते हैं, जिसको कार्बन बॉर्डर टैरिफ या कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जाता है, अंडर ओवरऑल मैकेनिज्म जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इससे फायदा ये होता है कि अलग अलग देश जो हैं वो ग्रीन हाउस इमिशंस को कट डाउन करने पे फोकस करेंगे। इससे क्या है कि ओवरऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन या ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी एक्सपोर्टर देश से अगर उसने एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्शन नहीं किया तो द कंट्री विल हैव टू पे मोर टैरिफ बिफोर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन यूरोपियन यूनियन। ये कार्बन बॉर्डर टैक्स का कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन ने इस साल जनवरी 1, 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया है। कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, आयरन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन सब पे अब वो हेवी
एडिशनल टैरिफ लगाते हैं। यूके, जो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग सिमिलर काइंड ऑफ कार्बन बॉर्डर टैक्स बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर 2027। भारत के ऊपर कैसे इंपोर्ट पड़ेगा? तो भारत बहुत सारा एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, और भारत में अभी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए जो भी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 70% ऑफ सच पावर इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल ओनली। कोल फायर्ड पावर का इस्तेमाल होता है मोस्टली फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस कारण से एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन में, उनके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया जा रहा है। और इस कारण से अब भारत का जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, इसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्प्रोमाइज हुई है, रिड्यूस हुई है। उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज है कि ब्रिक्स देशों की एक एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, जहां पे ब्रिक्स देशों ने कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मकसद से कम लाया गया है। ये कार्बन बॉर्डर टैक्स का कॉन्सेप्ट, ये मुख्य मकसद इसके पीछे है प्रोटेक्शनिज्म, कि एनवायरमेंट के बहाने अपने देशों में अब इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया जाए दूसरे देशों से, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा हो। इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया है ब्रिक्स देशों ने कि इट्स अ ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। द इंटेंशन इज नॉट टू एंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, रादर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लोकल इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस का प्रश्न है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज कहा जाता है व्हेन इंडस्ट्रीज शिफ्ट देयर प्रोडक्शन टू दोज कंट्रीज वेयर वीकर क्लाइमेट रेगुलेशंस आर देयर। तो यूरोपियन यूनियन ने आर्गुमेंट दिया है कि हम नहीं चाहते कि कार्बन लीकेज हो, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट रेगुलेशंस लिबरल हैं, बहुत सिंपल हैं। तो कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन हैज कम अप विद दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज मखाना सेक्टर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। मखाना एक एक्वेटिक क्रॉप है जो शैलो पॉन्ड, लेक्स या वेटलैंड में ग्रो होता है। उसके जो सीड होता है वो एडिबल होता है, उसको रोस्ट करके खाया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मखाना प्रोड्यूसर है। भारत के अंदर भी मखाना प्रोड्यूसर्स स्टेट्स जो हैं वो मुख्यतः तीन हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। इन तीनों में भी बिहार सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है। 85% टू 90% ऑफ मखाना ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार ओनली। बट बिहार के अंदर चूंकि इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो ये मखाना वेस्ट बंगाल, पंजाब या असम में बेचे जाते हैं, और वहाँ पे इनको दोबारा से प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके बेचा जाता है। तो मोस्टली प्रोडक्शन हैपेंस इन बिहार एंड देन एक्सपोर्टेड टू अदर स्टेट्स, और वहाँ पे फिर रीप्रोसेसिंग एंड रीपैकेजिंग की जाती है। इन दैट सेंस असम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना। वैसे असम में बहुत ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन असम इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना। वो दुनिया के बाकी देशों में मखाना बेचते हैं असम से, प्रोसेस और पैकेज करके। उसके अलावा पंजाब से भी ऐसी चीज़ें होती हैं। मखाना को सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, हाई क्वालिटी प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन। इसमें सोडियम कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो इन फैट। इसका प्रोटीन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज ऑल्सो लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस भी प्रोडक्ट का कम होता है, उनको कंज्यूम करने से ब्लड शुगर जल्दी रेज नहीं होता। तो ये सब खासियत है मखाना की। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मखाना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पिछले साल बजट में अनाउंस किया कि देयर विल बी नेशनल मखाना बोर्ड, और फिर एक नेशनल मखाना बोर्ड बनाया गया पूर्णिया, बिहार में, विद द एम टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज मखाना वैल्यू चेन अक्रॉस इंडिया। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के पावर ट्रांसफर कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को। माइनर माइनिंग पे, माइनर मिनरल्स माइनिंग पे तो स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट्स अभी भी हैं ही, रॉयल्टी कलेक्ट करने के राइट्स तो अभी भी हैं ही। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रॉयल्टी पेड ऑन मिनरल इज टैक्स। ऐसा नहीं है। 2024 वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी इज नॉट टैक्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स।
इस कारण से फर्स्ट गलत होते ही सही स्टेटमेंट, सही जवाब आ जाता है 2 और 3। तालिबान से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट यहाँ सीधे सीधे सही हैं, और यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहले जब वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट थी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता था। अब जैसे वहाँ से तालिबान वापस आ गया 2021 के 15 अगस्त को, नाउ इट इज नोन एज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। नैन्सी ग्रेस primarily observe universe in ultraviolet and x-ray wavelength, that is wrong। एंड तीसरा स्टेटमेंट ही गलत है, एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सो प्लानट नहीं है, डार्क मैटर डार्क प्लानट डार्क मैटर डार्क एनर्जी के लिए भी है। लैग्रेंज पॉइंट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑल लैग्रेंज पॉइंट्स आर लोकेटेड बिटवीन टू लार्ज बॉडीज, नहीं, कुछ लैग्रेंज पॉइंट तो बाहर में भी हैं, जैसे लैग्रेंज पॉइंट 2 अर्थ और सन से बाहर में है वो, तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।